Hello everybody. Last class we have finished page number 111 of chapter number 10 disaster management, and today we are starting page number 112. Okay, chapter number 10 of disaster management. Okay, we start chapter number 10, page number 112. 3 pages already we have finished from last 3 class. We are taking almost one lecture to complete one page. Already have told you there is a huge amount of explanation for this chapter. The chapter is small, but there is a huge amount of explanations, right? So 3 pages we have finished of this chapter. Today we'll try to finish at least 1 or 2 pages of this chapter. So we are going to start 112 page. Okay. Okay. Page number is, yes, I think this page we have to start. Yes, I think this page we have to start. Now what is given, listen carefully, again very important. Okay, and huge amount of explanation. छोटा सा पेज है, but explanations बहुत ज़्यादा है, बहुत ध्यान से concentrate करना है बेटा. Okay, very important. Nature and scope of disaster. There are different nature of disaster and there is a chances of disaster. Okay, उसके कारण let us consider some point. So taking into consideration the chances of disaster, या scope of disaster, some of the important facts must be thought over as follows. ऐसे कुछ थॉट है जो हम फॉलो कर सकते हैं किसके लिए, डिजास्टर से बचने के लिए, टू मैनेज द डिजास्टर, जिससे लेस टू लेस इम्पैक्ट हमारे पर होगा. मैंने आपको बताया मैन में डिजास्टर ठीक हम स्टॉप कर सकते हैं, बट देयर आर सम नेचुरल डिजास्टर वी कैन नॉट स्टॉप. बट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फॉलो सम प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड व्हाट हैपन वी कैन सेव आवरसेल्फ, लीस्ट टू लीस्ट डैमेज कर सकते हैं. उसके लिए दिस 6 कंसिडरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम इसको फॉलो करें तो शायद हम डिजास्टर के होने वाले इम्पैक्ट से क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं. नो व्हाट आर दिस कंसिडरेशंस, क्या है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्या क्या हो सकता है. पहला है प्री डिजास्टर फेज. डिजास्टर आने से पहले हम क्या करते हैं, वी वेट फॉर डिजास्टर. डिजास्टर आएगा तभी हम करेंगे जो करना होगा. बट अगर हम डिजास्टर आने के पहले ही अपने आप को प्रिपरेशन चालू कर दे तो क्या हम डिजास्टर से बच सकते हैं. यस, डेफिनेटली वी कैन सेव आवरसेल्फ फ्रॉम डिजास्टर. तो डिजास्टर का वेट करने की जगह पे देयर आर सम प्रिकॉशन वी कैन फॉलो बिफोर द डिजास्टर कम्स. तो उसके लिए हो गया प्री डिजास्टर फेज. आने से पहले वार्निंग फेज हो सकता है, लोगों को वार्निंग देवा कि डिजास्टर आ सकता है, बी केयरफुल. एक स्टेज ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम वार्निंग क्रिएट कर सके. इफ लोगों को वार्निंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग अपने आप को सेव करेंगे, वहां से मूव करेंगे, एंड क्या हो सकता है, जो डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है कैन बी लेस. इमरजेंसी फेज, नाउ इट हैज कम टाइम, नाउ चलो मूव, निकलो, बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस आ गया. but that is the emergency phase can come in a disaster mode. then rehabilitation, disaster होने के बाद rehabilitation का प्रोसेस चालू करो. ट्राई टू रिकवर, जो भी डैमेज हुआ है उसे रिकवर होने की कोशिश करो. एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत टाइम लगाता है इज द रिकंस्ट्रक्शन फेज. जो चीज डैमेज हो गया स्लोली स्लोली, उसको एक साथ तो होगा नहीं, स्लोली स्लोली यू कैन रिकंस्ट्रक्शन. So if these are the 6 stages which we have to follow or consideration we have to follow for disaster में. अगर डिजास्टर को मैनेज करना है, डिजास्टर से बचना है, या लेस टू लेस इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे होना चाहिए, हमारे सोसाइटी पे होना चाहिए, या एनवायरमेंट पे होना चाहिए. अगर ऐसा हम चाहते हैं तो आई थिंक दिस थिंग वी हैव टू फॉलो. नो प्री डिजास्टर फेज में क्या होगा, रिमूव द पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि प्री डिजास्टर फेज में क्या कर सकते हैं. ध्यान से सुनना है. इफ यू वांट यू कैन कॉपी, बट सुनना भी है, खाली कॉपी करते बैठेगा. इफ यू आर नॉट लिसनिंग, नो यूज ऑफ कॉपिंग. व्हाट इज द फेज इन अ प्री डिजास्टर फेज, एंड डिजास्टर आने से पहले. इन दिस फेज द एरियाज विच आर प्रोन टू डिजास्टर्स आर रिकॉग्नाइज. जहां जहां पे डिजास्टर आता है वो एरिया को पहला रिकॉग्नाइज करो. वेयर आर द प्लेसेस जहां पे डिजास्टर आता है या डिजास्टर आने का चांसेस है. Try to understand. Again, I'm repeating. In this phase, the areas which are prone to disaster are recognized and kept ready for evacuation in case of emergency. और उसको ready रखो, कभी भी evacuate करना पड़े in emergency में तो that area should be always be ready.
अगेन आई एम रिपीटिंग, प्री डिजास्टर फेज, बिफोर द डिजास्टर कम्स हम क्या कर सकते हैं, प्री डिजास्टर फेज में हम क्या कर सकते हैं, इन दिस फेज द एरियाज विच आर प्रोन टू डिजास्टर आर रिकॉग्नाइज, जहां जहां डिजास्टर आ सकता है उसको रिकॉग्नाइज करो, एंड केप्ट रेडी फॉर इवोकेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी, में इवोकेशन में रेडी रखो इन केस ऑफ इमरजेंसी पहले से, this come under a pre-disaster phase. Then what is the next is the warning phase. What is warning phase? If there are any signal or hints of an upcoming disaster, कोई भी आपको small signal मिल रहा है या hint मिल रहा है कि disaster आने वाला है, try to understand. If there are any signals or hints of an upcoming disaster, appropriate warnings are issued by the authorities to the general public. जो authorities है वो क्या करेगा, जनरल पब्लिक को वार्निंग्स देगा, इशू करेगा, it will issue the warnings to the general public. If there are any signal or hints of the upcoming disaster, the appropriate warnings are issued by authorities to the what, to the general public या general people. The authorities okay issue warning to the general people. उनको अगर उनको ऐसा लगा कि the disasters आने वाला है, that phase is called as a warning phase. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज द इमरजेंसी फेज, मतलब अभी टाइम नहीं है, अभी डिजास्टर आ गया है। वार्निंग में फेज में क्या था, हमको हिंट या ऐसा लगा, वी गॉट अ सिग्नल दैट डिजास्टर इज कमिंग। इमरजेंसी फेज में डिजास्टर आ गया, नाउ वी डोंट हैव टाइम टू थिंक, नाउ मूव इट फास्ट। दिस फेज डील्स विद द एक्चुअल स्ट्राइक ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर स्ट्राइक हो चुका है। दिस फेज deals with the actual strike of disaster wherein rescue operations begins immediately. disaster आ चुका है ना, हमको लोगों को रेस्क्यू करना, इस फेज में रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो जाता है। wherein rescue operations begin immediately, an attempt is made to save maximum number of lives, and we try to save, an attempt is made to save maximum number of lives. ये फेज में we try to save maximum number of lives, ऑलरेडी डिजास्टर आ चुका है। एक्शन लाइक क्या होगा इसमें, एक्शन लाइक सर्च एंड रेस्क्यू, सर्च मतलब कोई घूम गया है, कोई मिल नहीं रहा है, कोई फंस गया, ट्रैप हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशंस, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, प्रोवाइड द फर्स्ट एड टू द विक्टिम, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विस, जो टेलीफोन सर्विस सब बिगड़ गया, हम किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कि लोग डर जाते हैं, उनका अगर मुंबई में हादसा हुआ और किसी का विलेज गुजरात में, तो गुजरात के लोग मुंबई में फोन करना चालू कर देते हैं, क्या हुआ, मेरे फैमिली मेंबर्स ठीक है कि नहीं। उस समय कम्युनिकेशन सर्विस को सेटअप करना बहुत जरूरी है कि लोग आपस में बात कर सकें। रिमूविंग द पीपल फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया वहां से लोगों को बाहर निकालना, आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फेज, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आगे मैं रिपीट करूंगा, ये सारे फेज का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमरजेंसी फेज है, ये फेज के अंदर ऑलरेडी द डिजास्टर हैज कम, इम्पैक्ट हो चुका है, डिजास्टर आ गया, एंड व्हाट वी कैन डू। तो जब डिजास्टर आने के बाद, आफ्टर द डिजास्टर हैज कम, उसके बाद हम जो करते हैं, दैट फेज कम अंडर इमरजेंसी फेज। फिर से ध्यान से सुनना है, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, व्हाट वी डू इन द इमरजेंसी फेज, दिस फेज डील्स विद द एक्चुअल स्ट्राइक ऑफ डिजास्टर wherein rescue operations begin immediately, an attempt is made to save maximum number of lives. Attempt is made to save maximum number of lives. Action like search and rescue operation, first aid, medical assistance, restoring communication services, removing the people from affected area are the important aspects of this phase. This is called इमरजेंसी फेज। हमने पूरे डिजास्टर के जो इफेक्ट है या डिजास्टर का इम्पैक्ट है या डिजास्टर से बचने के लिए हमने उसको 6 फेसेस में डिवाइड किया। इफ यू फॉलो दिस 6 फेसेस, मैं बता रहा हूँ कि डिजास्टर को हम 100% स्टॉप नहीं कर सकते। ये मत सोचना ये करने से डिजास्टर रुक जाएगा। मैंने आपको बताया मैन में डिजास्टर तो शायद हम स्टॉप कर भी ले, बट हम क्या स्टॉप नहीं कर सकते बेटा, नेचुरल डिजास्टर। लेकिन ये सारा फेज फॉलो करके हम उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो आपको प्री डिजास्टर फेज समझ में आया, वार्निंग फेज एवरीबॉडी अंडरस्टूड, एंड द नेक्स्ट इज द रिहैबिलिटेशन। फर्स्ट व्हाट इज दिस फेज बिगिंस आफ्टर द सबसाइड ऑफ द डिजास्टर, यानी डिजास्टर्स खत्म हो चुका है, चला गया। द रिहैबिलिटेशन फेज स्टार्ट आफ्टर द डिजास्टर हैज सबसाइड, यानी वो खत्म हो गया। दिस फेज बिगिंस आफ्टर द subsidence of the disaster and includes action like cleaning of debris,
एक बिल्डिंग गिर गई है, हमने जो ट्रैप है सबको निकाले, अभी क्या करना है, डेब्रिज जो गंदा बचा हुआ है ना, काजू में बिल्डिंग गिर गई तो आपने देखा कोई डेब्रिज बचा है, क्लीनिंग ऑफ डेब्रिज, रीस्टोरिंग वाटर सप्लाई। आपको मालूम है अर्थक्वेक आने में, फ्लड आने में वाटर सप्लाई कभी कभी इफेक्ट हो जा रहा है, हो जाता है राइट, कोई पाइप बस्ट हो गया, कुछ हो गया, तो अगेन रीस्टोरिंग ऑफ वाटर सप्लाई, रिपेयरिंग ऑफ रोड्स, कहीं पे क्रैक आ गया रोड्स में, कहीं पे खड्डा हो गया, कुछ हो गया, तो रोड्स को रिपेयर करना, वो सारा चीजें रिहैबिलिटेशन फेज में होता है। एक्चुअली आप देखोगे तो ये दोनों फेज डिजास्टर आने से पहले, जब डिजास्टर आ गया, और बाकी जो तीनों फेज होता है डिजास्टर जाने के बाद हमको करना। हम रुक के बैठ, डिजास्टर चला जाना वी कैन स्टॉप, नो चलो बैठ जाओ आराम से, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा बैठ जाएंगे देन ऑल्सो प्रॉब्लम। डिजास्टर के जाने के बाद ही बहुत सारा काम हमको करना पड़ता है, उसमें द फर्स्ट काम है रिहैबिलिटेशन फेज। तो पहला पॉइंट क्या था इसका, दिस बिगिंस आफ्टर द सबसाइडेंस ऑफ द डिजास्टर एंड इंक्लूड्स एक्शन लाइक क्लीनिंग ऑफ डेब्रिज, restoring water supply, repairing roads, etc. Second, it involves bringing normalcy in the lives of people. People का लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो गया, उनके लाइफ में नॉर्मलसी लाना, नॉर्मल करना। It involves bringing normalcy in the lives of people and soothing their mental stress at the earlier, soothing their मतलब उनके mental stress को कम करना, soothing their mental stress at the earliest. Various institute after offer monetary and other type of, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करते हैं। मैंने बताया एनजीओ आपको पता है, वॉलंटियर्स पता है, जो विदाउट एनी मनी ओके वो लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफर मॉनेटरी एंड अदर टाइप हेल्प इंक्लूडिंग परमानेंट मींस ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। परमानेंट मींस मतलब एक परमानेंट उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दो, जो लाइफ टाइम वो काम करके क्या कर सकता है, अपने अपने लिए बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड हेल्थ, उसको नौकरी प्रोवाइड करना, उनको बिजनेस प्रोवाइड करना, स्मॉल सा दुकान खोल देना, शॉप खोल के दे देना, ऐसा भी लोग करते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस। Various institute offer monetary and other types of help, including permanent means of earning livelihood to the victims and their family members. उनके victims और family members को एक permanent okay means provide करना for earning livelihood। livelihood मतलब अपने आप को लालन पोषण करने के लिए या अपने अपने लाइफ को चलाने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, कुछ मनी तो अर्न कर पाए, इसके लिए परमानेंट मीन्स का बंदोबस्त करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। ये सारा चीज होता है रिहैबिलिटेशन केस में, एंड इट टेक प्लेस आफ्टर द डिजास्टर गेट्स सबसाइड। यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। व्हाट वी डू रिहैबिलिटेशन फेज, दिस फेज बिगिंस आफ्टर द सबसाइडेंस ऑफ द डिजास्टर and includes actions like cleaning of debris, restoring water supply, repairing roads, etc. Second point, it involves bringing normalcy in the lives of people and soothing their mental stress at the earliest. Various institutes offer monetary and other type help, including permanent means of earning livelihood of the victims and their family members. This all happens in the rehabilitation. Can we go to the recovery phase? What happened in the recovery phase? After the rehabilitation, the affected people try to recover from the loss and get back to their daily life. Rehabilitation के बाद the people affected है, जो victims है, जो family है, they try to recover. उनको बहुत सारा loss हो गया, so they try to recover from the loss and get back to their, उनका जो daily life है, daily routine है, try to get back to the daily life. उसको बोलते हैं recovery. They are recovering themselves. Although this phase does not actually include reconstruction of amenities, it brings a positive outlook in a people. लोगों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने का काम किधर होता है, इन रिकवरी फेज, क्योंकि ह्यूज लॉसेस होता है, खाली लॉसेस ऑफ नॉट प्रॉपर्टी, कुछ लोगों के तो रिलेटिव्स फैमिली मेंबर्स भी मर जाते हैं। सोचो उनके दिमाग पे, उनके मेंटल पे कितना असर होगा, उस चीज को भुला के एक नॉर्मल लाइफ में आना, नॉर्मल डेली एक्टिविटीज में आना इतना इजी नहीं है, हाई अमाउंट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ लगेगा। तो दिस फेस में जब एक विक्टिम्स वो लॉस से बाहर आके उभर के एंटर्स इनटू, ट्राई टू एंटर इनटू हिज नॉर्मल लाइफ और डेली लाइफ रूटीन, दैट फेज इज कॉल्ड एज अ रिकवरी फेज, जो रिहैबिलिटेशन के बाद स्टार्ट होता है। After rehabilitation, the affected people try to recover from the loss and get back to their daily life.
Although these phases do not actually include reconstruction of amenities, it brings a positive outlook in the people. People के अंदर positive attitude का develop करता है. That is the recovery phase. And last वाला is the reconstruction phase, जो सबसे slow है, बहुत time लगता है. These phases is the continuation of the earlier two phases. वो two phases का ही continuation है and deals with the reconstruction of building. Building गिर गया, reconstruction of building. Restoration of facilities like a road and water supply. मैंने बताया road damage हो गए, water supply हो गया, and also restoring the farming practices. Farmers disturb हो गए हैं, farmer नहीं कर पा रहे, farming practices चालू करो earliest to earliest. क्यों? क्योंकि farming practice चालू होगा, then only will get our food to survive. And this phase generally takes a long time. मैंने बताया इसमें बहुत टाइम लगता है. एक बिल्डिंग बनाना, एक ब्रिज टूट गया, ब्रिज को बनाना इतना इजी नहीं है. It takes a long time. इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है reconstruction. Again, I'm repeating, this phase is a continuation of the earlier two phases and deals with the reconstruction of building, reconstruction of facilities like roads and water supply, and also restoring of farming practices. This phase generally takes a long time. Whether you understood what I am to say, ये सारे फेस हम फॉलो करें, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सारे फेस करके हम डिजास्टर को कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते. व्हाट दिस फेज, हम उसके इम्पैक्ट को, वी कैन डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर. ये सारा फेज इसलिए बनाया गया है कि जिससे हम डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम कर सके. हम कंप्लीटली डिजास्टर कैन नॉट बी स्टॉप. डिजास्टर आता रहेगा. ये अर्थ के ऊपर, ये वर्ल्ड के ऊपर डिजास्टर कंटिन्यूस प्रोसेस है. रुक रुक के सम डिजास्टर विल कंटिन्यूसली विल कम इन ऑन. वी शुड बी रेडी टू फेस द डिजास्टर. डिजास्टर कभी स्टॉप नहीं होने वाला. और आज से नहीं, आई थिंक जब से अर्थ बना तब से कंटिन्यूसली डिजास्टर अर्थ पे आता ही रहा है. तो फर्स्ट टाइम नहीं कि हम लोग वी आर सफरिंग फ्रॉम सम वायरस कोविड-19 जो हमको अफेक्ट कर रहा है. डिजास्टर, ऐसे बहुत सारे डिजास्टर पास्ट में भी आ चुके हैं जिसने करोड्स ऑफ पीपल को डैमेज किया. तो वी कैन नॉट स्टॉप डिजास्टर, बट इफ वी फॉलो दिस 6 हम उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं. उसमें प्री डिजास्टर फेज is the phase which start before the disaster. पहले वार्निंग फेज, जब हम लोग को हिंट और इंडिकेशन मिला. इमरजेंसी इज द फेज, जब डिजास्टर आ चुका है उस समय जब हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जो ट्रैप पीपल को बाहर रेस्क्यू कर रहे हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस इज द फेज व्हेन एक्चुअली द डिजास्टर हिट. रिहैबिलिटेशन फेज डिजास्टर के बाद चालू होता है. रिकवरी फेज, रिकंस्ट्रक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, टेक अ लॉन्ग टाइम. धीरे धीरे जो डैमेज है उसको रिकवर. तो हमने पूरे स्कोप और नेचर ऑफ डिजास्टर को 6 कंसिडरेशन पॉइंट में डिवाइड किया. वेदर यू अंडरस्टूड, क्लियर टू एवरीबॉडी. याद रखना सारा फेज सभी के लिए कॉमन नहीं होगा. इट विल बी डिफरेंट. मोस्टली जो फर्स्ट 3 फेसेस है ये सभी के लिए अलग अलग होगा. रिहैबिलिटेशन, रिकवरी फेज, रिकंस्ट्रक्शन फेज शायद बहुत सारे डिजास्टर के लिए कॉमन हो, लेकिन फर्स्ट 3 फेसेस में हमको अलग अलग स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. इसमें हमने एग्जांपल दिया. लेट्स सी क्वेश्चन. एग्जांपल मतलब क्वेश्चन पूछा. एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर ऑफ फ्लड विद द हेल्प ऑफ 6 पॉइंट्स गिवन बिसाइड. अगर आपके एरियाज में क्या आ गया बेटा, फ्लड आ गया, तो ये 6 पॉइंट के बेसिस पे यू ट्राई टू फ्रेम द आंसर. अंडरस्टूड द क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन. एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर विद द disaster of flood with the help of 6 points given beside. As per this, from this 6 point, you have to make a point. Agar there is a disaster called flood has occurred. तो फ्लड में आप प्री डिजास्टर फेज में क्या करोगे, फ्लड में आप वार्निंग फेज में क्या करोगे, फ्लड में आप इमरजेंसी फेज में क्या करोगे, फ्लड में आप रिहैबिलिटेशन रिकवरी फेज में क्या करोगे, रिकंस्ट्रक्शन फेज में क्या करोगे. तो फर्स्ट टॉक अबाउट प्री डिजास्टर फेज में क्या कर सकता. ओके, फ्लड आने से पहले व्हाट वी कैन डू. जनरली फ्लड occurs in areas around where rivers and dam. जहाँ पे rivers and dam है वहाँ पे फ्लड का चांसेस मैक्सिमम है. This gives an opportunity to plan for an upcoming flood. This gives an opportunity to plan for an upcoming flood. In the pre-disaster phase, the areas which repeatedly get flooded every year are kept ready for evacuation in case of emergency. जहाँ पे हर साल क्या हो रहा है, फ्लड आ रहा है, उस एरिया को हमने इमरजेंसी पे रखा है कि कभी भी इवैक्यूएशन करना पड़ेगा. The area every year are kept ready for evacuation in case of emergency, and the people in adjacent areas, उसके बाजू के एरिया के जो लोग हैं, as well as the local authorities
आर ट्रेन, पहले से हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस आर द एरियाज विच आर प्रोन टू डिजास्टर। यहाँ पे कंटिन्यूस एवरी ईयर फ्लड आता है, हमको पता है। मोस्टली मैंने ईस्ट इंडिया की बात किया था, आसाम एंड बिहार के एरियाज में आपने देखा होगा कंटिन्यूस फ्लड आता है। हम क्या कर सकते हैं, वहाँ के लोकल अथॉरिटीज को ट्रेन कर सकते हैं, एंड जो एडजेसेंट एरियाज के जो लोग हैं आजू बाजू, उनको ट्रेन कर सकते हैं कि जब फ्लड आएगा तो व्हाट वी कैन डू, ओके, एंड प्रिपेयर फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन इन केस ऑफ डिजास्टर। और डिजास्टर आ गया तो उस समय रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अगर लोकल अथॉरिटीज पहले से ट्रेंड है, द एडजेसेंट पीपल्स पहले से ट्रेंड है, तो क्या होगा, दे विल नॉट वेट फॉर द अथॉरिटीज टू कम, और फटाफट रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर देंगे, क्योंकि उनको हमने ऑलरेडी पहले से ट्रेन करके रखा है। तो फ्लड डिजास्टर में व्हाट विल कम इन प्री डिजास्टर फेज? जनरली फ्लड्स अकर्स इन एरियाज अराउंड रिवर्स एंड डैम, रिवर और डैम के बाजू में आता है। दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्लान फॉर एन अपकमिंग फ्लड, हम वहां पे प्लान कर सकते हैं फॉर अपकमिंग फ्लड। इन द प्री डिजास्टर फेज, द एरियाज which repeatedly get flooded every year are kept ready for evacuation in case of emergency, and the people in adjacent areas as well as local authorities are trained and prepared for rescue operation in case of such disasters. These are the steps we can follow in a pre-disaster phase in case of flood. मैंने बताया हर एक डिजास्टर के लिए अलग अलग स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। मोस्टली दिस फर्स्ट थ्री तो सब अलग ही अलग होने वाला। सेकेंड, वार्निंग फेज क्या क्रिएट कर सकते हैं फ्लड में? फ्लड केस में व्हाट इज द वार्निंग फेज, व्हाट वी कैन डू इन वार्निंग फेज? इन दिस फेज अ चेक इज केप्ट ऑन द लेवल ऑफ रिवर वाटर। कंटिन्यूसली हम लेवल ऑफ रिवर वाटर को चेक करते रहते हैं, वेदर द रिवर वाटर इज राइजिंग, कितना बढ़ गया, और वो इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली जो लोकल पीपल उनके साथ शेयर कर दें। द वाटर हैज बीन राइज सो मेनी सेंटीमीटर, आज रिवर का लेवल इतना सेंटीमीटर बढ़ गया, आज इतना बढ़ गया, नाउ इट इज कमिंग इनटू द डेंजर लाइन। तो रोज रोज अगर हम उनके साथ शेयर करते जाएंगे तो लोग अपने आप को क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि नाउ इट इज अ वार्निंग फेज, पानी इतना बढ़ गया, हमको क्या करना चाहिए, इवैक्यूएशन की तैयारी करना चाहिए या बाकी सब स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो वार्निंग फेज हम क्या कर सकते हैं? इन दिस फेज check is kept on the level of river water. If the river water is observed to be rising rapidly during rains, अगर river water rapidly बढ़ रहा है, it is brought to the notice to the concerned authorities. वहाँ के जो आजू बाजू के डीएम है, द पुलिसमैन है, ऑथोरिटीज, हॉस्पिटल्स है, सबको अलर्ट कर देते हैं कि द लेवल इज राइजिंग वेरी हाई, कभी भी हमको इमरजेंसी सिचुएशन आ सकता है। At the same time, the people residing in nearby villages and other human settlements are evacuated. इनको evacuation start करना and shifted to the place of higher altitude, क्योंकि lower altitude में पानी जल्दी जाएगा, तो उनको higher altitude पे के जाओ, away from the flood prone areas. These are the things we can do in a warning phase. What we can do, अगर flood आने वाला है तो warning phase में हम क्या कर सकते हैं? Again I am repeating, बहुत ध्यान से सुनो, what we can do in this phase. A check is kept on the level of river water. If the river water is observed to be rising rapidly during rains, it is brought to the notice of the concerned authorities. At the same time, the people residing in nearby village and other human settlements are evacuated and shifted to the places of higher altitude away from the flood prone areas. Understood? This is the step we can follow in warning phase for the flood, disaster of flood. And what is the emergency phase? यानी flood आ गया, the flood has come. अब हम क्या कर सकते हैं? This phase occurs when the river water start overflowing. अब river water start overflowing and nearby areas are in danger. अभी पानी बाहर आ चुका है. Understood? This phase occurs when the river water start overflowing and nearby areas are in danger. Quick action by a rescue operation team. पहले से rescue operation team हमने warning phase में बनाया है. Now they will start the operation. Quick action by a rescue operation team during this phase can save a maximum lives. जो क्विक एक्शन टीम हमने बनाया है, दे विल स्टार्ट द रेस्क्यू ऑपरेशन, एंड जिससे हम लोग मैक्सिमम लाइफ को सेव कर सकते हैं. प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस, प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड एज वेल एज रिस्टोरिंग द कम्युनिकेशन सर्विसेज हमने पढ़ा, ऑल्सो द इम्पोर्टेंट स्टेप टू बी टेकन इन दिस फेज. दिस इज द इमरजेंसी फेज which we follow for the disaster flood.
Again, I'm repeating, this phase occurs when the river water starts overflowing and the nearby areas are in danger. Quick action by the rescue operation team during this phase can save maximum lives. Providing medical or assistance, first aid, as well as restoring communication service are also the important steps to be taken in this phase. एंड बाकी जो स्टेप है रिहेबिलिटेशन रिकवरी इज द सेम जो मैंने पहले आपको बताया था, इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग वी हैव टू डू इन अ फ्लड. तो मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है, इज द सेम जो हमने पहले डिस्कस किया था. खाली चेंजेस किसमें है हमारे प्री डिजास्टर, वार्निंग एंड इमरजेंसी फेज. whether you understood, this is the what phase we can follow when at the time of flood. कुछ पॉइंट्स दिए हुए, क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, फर्दर आगे जाते हैं. Taking into consideration the nature and scope of disaster, only 3 aspects of disaster important. A common citizen, ऐसे कॉमन सिटीजन हमारे लिए इसमें से कौन सा एस्पेक्ट है जिसमें हम लोग रोल प्ले कर सकते हैं? वी कैन प्ले अ रोल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, एनी टाइप ऑफ डिजास्टर, ओनली द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर. एक कॉमन सिटीजन के लिए तो खाली 3 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट पहला है द फेस ऑफ इमरजेंसी. इमरजेंसी फेस पता है, फेस ऑफ इमरजेंसी, उसमें वी कैन प्ले रोल. कैसे? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस फेस इज दैट मैक्सिमम लाइव्स कैन बी सेव्ड बाय अ क्विक एक्शन. यही एक फेस है जिसमें हम लोग मैक्सिमम लाइफ को सेव कर सकते हैं बाय क्विक एक्शंस. ड्यूरिंग दिस फेस ओनली वेरियस एक्शन लाइक अ सर्च, रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल असिस्टेंट, फर्स्ट एड, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है. Removing the people from affected area are expected in this phase. Gravity of disaster can be estimated in this phase only. और disaster का impact क्या है तो हमको emergency phase में पता होगा. Now what role we can play? सिर्फ इसमें हमारा रोल क्या हुआ? We can cooperate with the authorities. Authorities जो बोल रहा है चुपचाप उसको फॉलो करना, या अपने आप को ट्रेन करो. ट्रेन योरसेल्फ एंड हेल्प द ऑथोरिटीज. किस चीज में? रेस्क्यू ऑपरेशन में. आप मेडिकल असिस्टेंट में हेल्प कर सकते हो, यस. फर्स्ट एड में हेल्प कर सकते हो, यस. ये सब चीज में आप हेल्प कर सकते हो. कभी अगर आपने वेल ट्रेन हो तो ट्राई टू ट्रेन योरसेल्फ. आपको पता होगा इजराइल कंट्री, आपने सुना होगा इजराइल कंट्री. आई डोंट नो भोजन को इंफॉर्मेशन है कि नहीं. इजराइल में आपको मालूम है 3 years का मिलिट्री ट्रेनिंग इज कंपल्सरी टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द एवरी सिटीजन व्हेन दे आर इन कॉलेज. आई थिंक व्हेन दे आर इन द एज ऑफ 18 से लेके 21 years तक, 3 साल तक एवरी पर्सन को आर्मी ट्रेनिंग या मिलिट्री ट्रेनिंग होना कंपल्सरी है. क्योंकि उनके कंट्री में जो फिलिस्तीनी है कंटिन्यूसली अटैक करते होंगे. आपने मालूम है जेरूसलम का जो इश्यूज है, इतना डीप जाना नहीं चाहता, हिस्ट्री है. जेरूसलम का जो इश्यूज है वो इजराइल और पैलेस्टीन में कंटिन्यूसली चलता था, उनके ऊपर कभी भी अटैक होता है. उन्होंने अपने लोकल पीपल को ट्रेन करके रखा हुआ है कि कभी अगर इमरजेंसी केस आ गया तो यू शुड बी रेडी टू हेल्प योरसेल्फ एंड योर कंट्री. ऐसा रूल उन्होंने फॉलो किया. दिस रूल आई थिंक एवरी कंट्री में फॉलो करना चाहिए. सम बेसिक ट्रेनिंग तो हर एक बच्चे को कंपलसरी करना चाहिए, एटलीस्ट इन द यंग एज, जो उसको पूरे लाइफ टाइम सेव करेगा. अंडरस्टूड? दिस आर द ट्रेनिंग. तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिस फेज इज मैक्सिमम लाइव्स कैन बी सेव्ड. ओके, ड्यूरिंग दिस फेज वेरियस एक्शन है. सर्च में आप हेल्प कर सकते हो, रेस्क्यू ऑपरेशन में हेल्प कर सकते हो, यू कैन प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट टू द विक्टिम, यू कैन प्रोवाइड द फर्स्ट एड, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन में जो भी हेल्प होगा आप कर सकते हो. दिस इज द रोल यू कैन प्ले इन इमरजेंसी फेज. अंडरस्टूड? ट्रांजिशनल फेज मतलब रिहैबिलिटेशन फेज. रिहैबिलिटेशन वर्क इज स्टार्टेड इन दिस फेज. ट्रांसलेशन फेज में रिहैबिलिटेशन मतलब डिजास्टर जाने के बाद, आफ्टर द सबसाइडेंस ऑफ द एनी टाइप ऑफ डिजास्टर, इट इंक्लूड्स क्लीनिंग ऑफ डेब्रिस, रिस्टोरिंग वाटर सप्लाई, रिपेयरिंग रोड्स एक्सेट्रा. आप डेब्रिस को क्लीन करने, मैंने देखा बिल्डिंग गिर जाती है, लोकल पीपल वहां से फिर वो सब स्टोन्स एंड ऑल हटाते हैं, एंड अंदर का कोई ट्रैप होगा तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. जितना जल्दी लोकल पीपल कोऑपरेट करेंगे उतना बेटर हम रेस्क्यू कर सकते हैं. तो यू कैन ऑल्सो अब रिहैबिलिटेशन में भी काम कर सकते हो. इंक्लूड क्लीनिंग ऑफ डेब्रिस, restoring water supply, repairing roads also will have to bring normalcy in public life. Rehabilitation of the victim is important aspect of this phase.
जो विक्टिम है उसको रिहेबिलिट करना भी एक पार्ट है इंपॉर्टेंट फेज का। जनरली डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफर, डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो मैंने बताया एनजीओ है, द हेल्प मॉनिटरी, आप उसमें खुद भी ज्वाइन हो सकते हैं। यू कैन बिकम अ वॉलंटियर। आप खड़े हो कैसे देखते रहोगे, अरे मेरा बिल्डिंग थोड़ी, बाजू वाला बिल्डिंग गिरा हुआ है, मुझको क्या करना है। अगर ऐसा आप सोचोगे, इफ यू थिंकिंग इन दिस वे, तो डेफिनेटली सोसाइटी का कुछ नहीं होने वाला। बाजू का बिल्डिंग गिरा, उसमें भी तो कोई तो लोग हैं, मरे हैं, डेथ हुआ है। दे आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एज ए ह्यूमैनिटी ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका मदद करें। खाली घर में बैठ के खिड़की से देखने से या फोटो लेने से कुछ नहीं होने वाला है। Rehabilitation of the victim in important aspect of this play. Generally different institutes और institute के जाके आप भी part कर सकते हो. Try to be the part of this institute. Different institutes offer the monetary and other type of help to such people. It help to soothe मतलब release the mental stress. At least क्या होगा, ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे सैड की घड़ी में आप उनका सहारा बनोगे, उनका mental stress कम होगा। जब भी हम किसी सैड में होते हैं, सैड में somebody tries to talk to us, try to motivate us, हमके अंदर मोटिवेशन बहुत फास्टर रेट पे बढ़ता है। It helps to soothe the mental stress at the earliest if these victims are offered with a permanent mean of earning. उसको permanent livelihood चलाने के permanent mean के लिए कुछ financial help चाहिए तो भी provide करो, and this is a true rehabilitation, that it will be a proper rehabilitation, और उसको एक permanent livelihood का अपने arrangement कर दिया। We can, what we can do in the disaster प्रॉब्लम में, हम इमरजेंसी फेज में हेल्प कर सकते हैं। हम ट्रांसलेशन फेज मतलब रिहैबिलिटेशन फेज में देखा होगा प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर फंड, यू नो, एक पीएम केयर फंड प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है, एंड कंटिन्यूअसली इज अपीलिंग टू द पीपल ऑफ इंडिया कि ट्राई टू हेल्प सम फाइनेंस। ये डिजास्टर चालू है तो व्हाट, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम क्या कर सकते हैं, क्या हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हेल्प कर सकते हैं फाइनेंस? यस कर सकते हैं, हम सबको करना चाहिए, मैंने किया है। राइट, इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई मेहरबानी हम नहीं कर रहे, इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज कंट्री, आज सोसाइटी फंसा हुआ है, आई थिंक वी शुड हेल्प, दिस इज द हेल्प विच वी कैन डू इन अ इमरजेंसी या ट्रांसफर से काम होगा। आई थिंक एवरीबडी शुड, 100 रुपीज, 200, 300, जो आपका होता है, जितना आपके पास भगवान ने ताकत दिया फाइनेंशियल, वी शुड हेल्प, दिस इज व्हाट वी कैन डू। हम बैठे रहे, नहीं मेरे घर पे तो कोरोना नहीं आया, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आई शुड हेल्प, नो, दिस इज रॉन्ग वे। आपका सोसाइटी है, आपका कंट्री है, और आप हेल्प नहीं करोगे तो कोई दूसरा हेल्प नहीं करने वाला है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज व्हाट वी कैन बी अ पार्ट। मैंने एग्जांपल ये दिया क्योंकि हाउ वी कैन हेल्प टू द सोसाइटी इन अ डिजास्टर। दिस इज हाउ अ पीपल कैन हेल्प। फेस ऑफ इमरजेंसी में हेल्प कर सकते हैं, ट्रांजिशन फेस में कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन फेस में कर सकते हैं। अंडरस्टूड डियर एवरीबॉडी, क्लियर द रोल व्हाट वी कैन प्ले? अगेन, प्लैनेट अर्थ हैज एक्सपीरियंस मेनी नेचुरल, मैंने आपको बताया ये फर्स्ट नेचुरल डिजास्टर नहीं है। हमारे अर्थ पे ऐसे बहुत सारे डिजास्टर कंटिन्यूसली आए हुए। प्लैनेट अर्थ हैज एक्सपीरियंस मेनी नेचुरल डिजास्टर। लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज डिजास्टर ब्रिंग्स नमनेस ऑफ द माइंड। ऐसे ऐसे डिजास्टर के बारे में सोच के हमारे मन के अंदर नमनेस आता है। आप बिलीव करो, द टेररिस्ट अटैक इन मुंबई, आज भी हम नहीं बोलते हैं। उस सीएसटी स्टेशन पे जो हुआ, ताज होटल में जो हुआ, कल इसके बारे में सोच के हमारे अंदर नमनेस आता है, राइट कि नहीं? लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोस डिजास्टर ब्रिंग नमनेस टू द माइंड। 2005 के अंदर जो मुंबई में फ्लड आया था, आई थिंक आप लोग तभी बहुत छोटे थे या बॉर्न भी हुए थे, मुझे पता नहीं, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फ्लड आया था। कितने लोग मर गए थे, कितने लोग ट्रैप थे, बिकॉज हम लोग सोचते हैं तो हम लोगों से फील होता रहे कितना बड़ा डिजास्टर। Most of the disaster are related unprecedented situations, यानी ऐसा सिचुएशन जो हम लोग को पहले पता नहीं था, अचानक आ गया। Have been occur in the mostly in the Asian countries,
एशियन कॉन्टिनेंट और रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन, मतलब वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो ओशियन पार्ट है। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए मेरे ख्याल से। जो प्लेन था ना मलेशिया का, राइट, मलेशिया का प्लेन जो यू नो गायब हो गया ना, वो पैसिफिक ओशन में चला गया। कितने साल से पूरा का पूरा प्लेन ही नहीं मिला। आई दिन आपने आर्टिकल पढ़ा होगा। अनबिलीवेबल सिचुएशंस हुए हैं एशियन कॉन्टिनेंट एंड रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन में। वो भी एक टाइप का डिजास्टर था, यस डिजास्टर था। अब वो मैन भी डिजास्टर था कि नेचुरल डिजास्टर था पता नहीं चला, क्योंकि उसका ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला। हुआ था ना, आई थिंक द सेकेंड एक्सीडेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में, 2 बार ऐसा हुआ है। तो अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर नोन बिफोर, ऐसे कुछ एक्सीडेंट had been occur in the Asian continent region of Pacific Ocean. Huge loss of life and the planet Earth has been occurred during such disaster. इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइफ का लॉस हुआ है और अर्थ का डिस्ट्रक्शन हुआ है। ऐसे सुनामी आपको मालूम है आता किधर है? इंडोनेशिया। सुना है कि नहीं? हर बार सुनामी का मेन सेंटर इज इंडोनेशिया। जो कौन सा एरिया में आता है? अगेन एशियन कॉन्टिनेंट और पैसिफिक रीजन में आता है, क्योंकि वहां पे जो प्लेट्स हमने बोला है कि
हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्रेशन, बीच में जरा नेटवर्क इशू हो गया लग रहा है मुझे, तो प्रॉब्लम होगा. नाउ एवरीबॉडी कैन हियर मी, वी कैन स्टार्ट. एवरीबॉडी कैन हियर मी, बराबर Yes, सुन sir. रहे Yes, sir. ना. Start. Where I was, okay, मैं डिस्कस कर रहा था कि huge loss of life and the planet of health has been occurred due to such disasters. Generally, such conditions of nature imbalance has been arisen due to the greed of economic progress of human being. मैंने आपको बताया था the earth का जो resources हमारे need के लिए है, not for a greed. और हमारे ग्रीड के कारण, बिकॉज ऑफ अ ग्रीड, ऐसे बहुत सारे डिजास्टर्स जो कहाँ पे हुए, इट हैज टेकन प्लेस इन द एशियन कॉन्टिनेंट एंड पैसिफिक रीजन. ओके, एंड कॉजेज अ ह्यूज लॉस ऑफ डैमेज. मैंने कुछ एग्जांपल बताया था, द एरोप्लेन का जो गायब हो जाना, द सुनामी का आना, ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट. और एशिया में तो कंटिन्यूसली होते रहते हैं. सबसे ज्यादा इफेक्ट तो एशिया कॉन्टिनेंट होता है. ऐसे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर हुए. एंड उसका मेन वो सबसे रीजन वी आर रिस्पॉन्सिबल. हमने अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए एनवायरमेंट को पूरा डैमेज कर दिया एंड जिसका हमको आज फेस करना पड़ा. इन रियलिटी द ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ सेवरल इयर्स हैज बिकम फ्यूज, मतलब अभी एकदम हाई हो गया है. द ओल्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम सेवरल इयर्स से जो प्रॉब्लम चलता आ रहा है हैज बिकम एकदम हाई फियर्स, मतलब एकदम हाई लेवल, पीक लेवल पे पहुंच चुका है नाउ. एट अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, एग्रेसिव कंडीशन पहुंच चुका है. The situation has become very dangerous. जो old problems थे. Example, increasing population. Slowly population बढ़ता गया. Now it has reached to a very high exploitation. कभी भी exploit हो सकता है. इस level पे हम पहुंच चुके हैं. खास कर country like India. It's increasing needs, emerging problems out it are now of extreme end. It's increasing needs. उसका जो needs, पॉपुलेशन बढ़ गया, नीड्स बढ़ने वाला है. इमर्जिंग प्रॉब्लम आर नाउ एट एक्सट्रीम एंड पे पहुंच चुके हैं. हमने ऑलमोस्ट सारा रिसोर्सेज यूज कर लिया है, रिसोर्सेज बहुत कम बचे हैं. द पॉपुलेशन हैज बिकम इन लार्ज नंबर्स. आज देखो कोविड-19 में क्या हो गया, हम ज्यादा दिन लॉकडाउन नहीं कर पा रहे, हमको स्लोली लॉकडाउन ओपन करना पड़ा. द रीजन बिहाइंड दिस, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी हाई. हम घर पे बिठा के ज्यादा दिन तक लोगों को खाना नहीं खिला सकते. वी कैन नॉट प्रोवाइड देम फूड. आज हमारे पास पॉपुलेशन 2-3 करोड़ होता तो हम इजीली संभाल पाते थे, बट द पॉपुलेशन इज 130. तो कोविड-19 अभी भी स्प्रेड हो रहा है, बट स्लोली हमको रिलैक्सेशन करना पड़ रहा है. व्हाई वी हैव टू डू द रिलैक्सेशन, व्हाई द गवर्नमेंट इज टेलिंग टू ओपन द शॉप्स. रीजन क्या है, द पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस. शायद इतना पॉपुलेशन नहीं होता तो शायद हम इसको ज्यादा बेटर वे कर. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. The population जो problem had reached to very high exploited fear level पहुंच चुका है. Okay, and such disasters have been increased after the World War II के बाद. ये problem बहुत ज़्यादा बढ़ गया. About the disasters, about the the competitions between the countries, and खास करके developed countries आपस में compete करते हैं for business, है जो हमारे जैसे अंडर डेवलप कंट्रीज है या पुअर कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको सफर करना पड़ता है. Conditions of instability arises in the country due to various reasons like economic inequality. हमारे यस है, या बहुत लोग बहुत ज्यादा रिच हो गए, पुअर एकदम पुअर है. कोई रिच है तो बहुत ज्यादा रिच है, तो फिर वो मुकेश अंबानी बन गया. और जो पुअर है वो ऑलमोस्ट पुअर है, पुअर ही होता जा रहा है. इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत है, इनइक्वालिटी. रेशियल एंड रिलीजियस, इंडिया में आपको मालूम है कंटिन्यूस रेशियल एंड रिलीजियस, कास्ट के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, इंडिया जैसी कंट्री में हर जगह राइट्स होते रहते बिकॉज ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस डिफरेंस. इंसिडेंट्स लाइक टेररिज्म, एब्डक्शंस मतलब किडनैपिंग, सोशल डिफरेंस हैव बीन रूटीन नाउ, नॉर्मल बात हो गई. टेररिज्म होना, कल ही शायद आई थिंक कल की परसों कश्मीर में अटैक हुआ एंड 5 सोल्जर्स मार्टेड, यानी वो शहीद हो गए, आपने सुना होगा राइट. नॉर्मल बात हो गई हमारी जैसे कंट्री के लिए. कभी कभी 2 सोल्जर्स मर जाते हैं, कभी 5 मर जाते हैं, कभी 3 मर जाता है. कंटिन्यूस देयर इज टेररिस्ट अटैक. किडनैपिंग का केसेस बढ़ रहा है, सोशल डिफरेंसेस बढ़ रहा है. दिस has become routine now. इस सब टाइप का एक्सप्लॉयटेशन, इस population is playing a very huge role in this. Excess of populations, production and use of harmful chemical is under
बैन इन डेवलप्ड कंट्रीज, इसमें पार्शियलिटीज भी है। कुछ केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स डेवलप कंट्रीज में बैन है, बट वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज में कंटिन्यूसली बिक रहा है और चल रहा है। बेस्ट एग्जांपल हम सब लोग से फेमिलियर है, ये वर्ड अबाउट पैरासीटामोल। आई थिंक सब लोग लेते हैं पेन किलर पैरासीटामोल। कभी भी बुखार आएगा तो डॉक्टर भी क्या करता है, आईबीजे6 प्लस दे दिया, क्रोसिन दे दिया। पैरासीटामोल डेवलप कंट्रीज में हार्मफुल है क्योंकि लीवर को बहुत डैमेज पहुंचाता है, और यहाँ पे तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पैरासीटामोल। कितना डिफरेंस और पार्शियलिटीज दिख रहे हैं आपको, एक डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज से। मैंने पहले ही बताया यूएसए पूरे वर्ल्ड का 2 to 2.5 पॉपुलेशन है, बट कितना रिसोर्सेज यूज करता है बेटा वर्ल्ड का, 20% रिसोर्सेज यूज करता है वर्ल्ड का। However, production of either same or those chemicals which can wipe out the human races is common in a developing and poor countries. तो आपने देखा there is a social difference in the country community में चल रहा है। कंट्रीज में भी कम्युनिटी है। डेवलप कंट्री के लिए कुछ अलग रूल है, डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए कुछ अलग रूल एंड सिस्टम बना हुआ है। These are the what सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो फेसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा, किसके लिए बेटा, टू सेव आवरसेल्व्स from a disaster. Okay, तो याद मैं थोड़ा ज्यादा करूंगा। Okay, next page also we will go. Now one question they given in 2014 there has been a huge landslide in the village Malin, तालुका अंबेगांव, डिस्ट्रिक्ट पुणे। इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था बेटा, डिस्ट्रिक्ट पुणे। फॉलोइंग इज द इमेज ऑफ स्कूल रिकंस्ट्रक्टेड आफ्टर द डिजास्टर। ये फर्स्ट पिक्चर में देखो, डिजास्टर हुआ था, आई थिंक देयर वाज सम लैंडस्लाइड बिकॉज ऑफ हैवी रेन और समथिंग, एंड पूरा स्कूल डैमेज हो गया। एंड आफ्टर इन अ रिकंस्ट्रक्शन फेज वापस वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर द गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने वापस वो पूरे स्कूल को वापस रेडी कर दिया। दिस इज द इंसिडेंट टुक प्लेस इन पुणे। लैंडस्लाइड हुआ था बिकॉज ऑफ द वाटर एंड द होल एक पार्ट ऑफ द स्कूल का पूरा सेक्शन ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। एंड अगेन मैंने आपको बताया डिजास्टर आता है एंड अगेन इन रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन फेज में हम लोग क्या करते हैं, अगेन उससे उभरने की कोशिश करते हैं एंड वी डू अगेन द कंस्ट्रक्शन। It is the part of the nature and the part of the system of human being. Disaster continuously आएंगे, but हमको उससे लड़ना है, खड़ा होना है, पीछे नहीं हटना। Again we will fight. Again आज COVID-19 आया, एक ना एक दिन ये भी खत्म होगा, इससे हम लड़ेंगे, इससे हम जीतेंगे। Again we will stand and again we'll start everything normalize करेंगे। Fight हमको fight करना है, we cannot give up. Another such threat to the human being is from atomic energy power plant. मैंने आपको बताया atomic energy power plant के बारे में बहुत ज्यादा हमने डिस्कस किया, Chernobyl accident and all. What is a energy power plant? मतलब we are making electricity with the help of radioactive substance. लेकिन मैंने इसका ड्रॉबैक बताया कि अगर बाय मिस्टेक, बहुत प्रिकॉशंस लेते, बाय मिस्टेक अगर वो रेडियो एक्टिव एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, इट कैन कॉज अ हैवी लॉस टू द कम्युनिटी, टू द सोसाइटी, और वो लॉस इज अ लॉन्ग टाइम इफेक्ट। वो जेनेटिक म्यूटेशन भी कर सकता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को भी पास कर सकता है, इसलिए वी आर फेसिंग अ थ्रेट ऑफ इट। लेकिन एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट हमारा फ्यूचर है, हम इससे डर भी नहीं सकते। हाउ इट कैन बी अ फ्यूचर, क्योंकि जिस तरह हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज दो होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब नॉन रिन्यूएबल, कंफ्यूज मत होना, कन्वेंशनल मतलब नॉन रिन्यूएबल, और नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू कर सकते हैं। हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हम लोग कन्वेंशनल मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ज्यादा यूज करते हैं, कोल, पेट्रोल, ऑयल, डीजल, एंड उनका अमाउंट धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एंड वी आर फेसिंग फ्रॉम एनर्जी क्राइसिस, उसको कहीं ना कहीं ए एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट फुलफिल कर सकता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन डेवलप हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम डेवलप कर सकते हैं। आपको मालूम होगा इंडिया के अंदर अभी भी 60 to 70% इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय अ कोल। पता नहीं सबको पता है कि नहीं, आज भी हम लोग 60 to 70, इतने बड़े इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो जा रहा है उसमें 60 to 70% इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम द कोल। और उसका जो सही सोल्यूशन है, या हम लोग नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल सोर्स यूज करें,
या उससे भी बेस्ट है, वी कैन यूज एटॉमिक एनर्जी प्लांट. एग्जाम्पल, रेडिएशन लीकेज अकर्ड आफ्टर अ ब्लास्ट इन एटॉमिक एनर्जी प्लांट ऑफ चेर्नोबिल रशिया, जो ऑलरेडी इसका वीडियोज भी हमने देखा था. ओके, थायराइड का प्रॉब्लम, थ्रोट का प्रॉब्लम मैंने बताया था. इट्स इल इफेक्ट और स्टिल एक्सपीरियंस इन द रीजन, मैंने बताया इसका ड्रॉबैक यही है, एक बार रिलीज हो गया इट अफेक्ट्स द एरिया फॉर लॉन्ग टर्म, ईयर्स लग जाते हैं उसको कम होने में, उसके इफेक्ट को कम होने में. हिरोशिमा नागासाकी आपने बम ब्लास्ट देखा होगा, एंड चेर्नोबिल रशिया के अंदर मैंने आपको बताया आज भी वहाँ पे थ्रोट प्रॉब्लम मैक्सिमम होता है बिकॉज ऑफ कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो गया अबाउट द पीपल. दिस एटॉमिक एनर्जी प्लांट नॉट ओनली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, खाली उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए नहीं यूज कर सकते हैं. नाउ डेज मेनी कंट्रीज आर इक्विप्ड विद एटॉमिक एनर्जी, बहुत सारे कंट्रीज के पास एटॉमिक एनर्जी है. आउट ऑफ दिस रिस्क ऑफ रेडिएशन लीकेज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू केयरलेसनेस, अगर केयरलेसनेस हुआ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेडिएशन लीकेज. क्योंकि खाली हम लोग एनर्जी, हम लोग बहुत बड़े एटॉमिक बॉम्ब के लिए भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. वो नॉर्थ कोरिया का कोई है ना, किंग एंड ऑन, ओके, उसके ऊपर अमेरिका जो बैन, क्यों, क्योंकि ही इज डूइंग अ टेस्टिंग ऑफ व्हाट, एटॉमिक बम. ईरान के ऊपर अभी मालूम है रिसेंटली यूएसए ने बैन लगाया था बहुत दिन तक, साल भर तक, क्यों, क्योंकि वो ईरान वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ एटॉमिक बॉम्ब के लिए, और ऐसा डर है कि अगर उनके पास एटॉमिक बम होगा, उन्होंने मिस यूज किया, कैन बी अ बिग थ्रेट टू द ह्यूमन कम्युनिटी. Out of this risk of radiation leakage is increasing due to climate. Hence, importance of disaster management has become the foremost need of almost all the nations. तो सारे नेशन के लिए अभी डिजास्टर मैनेजमेंट करना एक फोरमोस्ट हो गया, यानी हाउ टू मैनेज द डिजास्टर. The importance of disaster management become the foremost, मतलब very important, first priority need almost to all the nation. In fact, it is most necessary for citizen of all countries. और ये हमारे लिए citizen of all countries का important है, क्योंकि किसी भी डिजास्टर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसे, नॉर्मल सिटीजन्स को, because they are the main sufferers in any type of disaster. Hence, direct participation of citizens in disaster management is highly necessary. और हम लोग इफेक्ट हो रहे हैं तो हमारा पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट मिलने वाला किसको है, हम ही को मिल रहा है. तो आई थिंक वी शुड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. इफ वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग वी विल बी द सफरर, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एक नॉर्मल सिटीजन को फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स. His Highness. Similarly, disaster management scheme should be changed with respect to the location. Location, टाइम और नेचर के हिसाब से अलग अलग स्कीम अप्लाई करना चाहिए. एक ही स्कीम पे हम हर जगह फॉलो नहीं कर सकते, हर जगह का जोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग है. Disaster management scheme should be changed with respect to location, time and nature. It should not be restricted for a particular period. और खाली पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं, क्योंकि डिजास्टर कभी भी आ सकता है. Overall, there may be any type of disaster, it should be overcome. कोई भी disaster है उसको overcome करना ही पड़ेगा. Concept of disaster management has been arisen out of this only. And disaster management क्या होगा, क्या हम लोग अभी disaster management कर सकते हैं, क्या होगा, बेस्ट एग्जांपल क्या है current situation में, what is disaster management. COVID-19 में हम लोग क्या disaster management follow कर सकते हैं, सोचो. What we can do, we can maintain social distance. It is a part of disaster management. Yes. हम लोग मास्क पहन सकते हैं, क्या it is a part of disaster management? Yes. क्या हम लोग सैनिटाइजर सोप से बार बार हैंड को वॉश कर सकते हैं? Yes. Whether it is a part of disaster, it is a part of disaster. This is disaster management. अभी डिजास्टर चालू है, उसको मैनेज करना है, सोशल डिस्टेंस, बार बार हमको हैंड वॉश करना है विथ एनी सोप या विद द हेल्प ऑफ सैनिटाइजर. बाहर जा रहे हो मास्क पहनना है. दिस इज द पार्ट ऑफ डिजास्टर. ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं, हम उस डिजास्टर से लड़ सकते हैं, डिजास्टर को हरा सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं. दिस इज द डिजास्टर. व्हाट वी डू टू मैनेज द डिजास्टर, व्हाट वी डू टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट. द स्टेप वी फॉलो, समझ में आ रहा है व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट. द स्टेप व्हिच वी फॉलो टू डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर इज कॉल्ड एज अ डिजास्टर मैनेजमेंट. आपको चाहिए तो एक डेफिनेशन मैंने निकाला, मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ. प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर और मेकिंग अरेंजमेंट टू फेस इट, एटलीस्ट अचीव द एबिलिटी टू फेस इट, इज कॉल्ड
disaster management. Again, I'm repeating what is the scientific word में क्या मैंने तो पता है simple word में बता दूँ तो the step which we follow to decrease the impact of disaster to fight with the disaster is called disaster. जो step हम follow करते हैं मैंने example ही बता दिया जो step आप follow कर रहे हो maintaining social distance mask पहनो ये disaster management हो गया. एक scientific word में हम उसको कैसे define कर सकते हैं prevention of disaster or making arrangement to face it or at least achieve the ability to face it is called disaster management. और डिजास्टर में भी माइनर और मेजर मैंने आपको बताया था डिजास्टर माइनर भी हो सकता है या मेजर भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो डिजास्टर कैन बी माइनर और मेजर इट शुड बी ओवरकम उसको ओवरकम करना इट शुड बी ओवरकम एंड इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट इज नेसेसरी और उसके लिए उसको ओवरकम कैसे कर पाएंगे व्हेन वी अप्लाई अ इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर चाहे माइनर हो या मेजर हो it should be overcome and it can be overcome by a effective disaster management. There is a close relationship between disaster management and public participation. Disaster management का public participation से close relation है. Without public participation, disaster management manage नहीं हो सकता. Again, best example. Government चाहे कितना भी अपील करे, पुलिस चाहे कितने भी डंडे मारे, the people is not maintaining social distance, not wearing the mask, definitely the authority cannot help. आपने देखा पुलिस ने कितना ट्राई किया गवर्नमेंट तभी भी लोग आजकल मिस्टेक्स कर रहे हैं अल्कोहल का शॉप खुला लोगों ने लाइन लगा दिया एक के ऊपर चढ़ के कूद के दबिंग आई डोंट नो अल्कोहल जैसे इन लोग के लिए क्या हो गया इन लोग की मेडिसिन से हो गया ऐसा लग रहा है नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस जब लोकल पीपल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ऑथोरिटीज कुछ नहीं कर सकता है एक डिजास्टर मैनेजमेंट जो स्टेप फॉलो करेंगे वो कभी सक्सेसफुल होगा व्हेन द लोकल पीपल विल पार्टिसिपेशन तो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड लोकल पार्टिसिपेशन गोज हैंड टू हैंड ओवर साथ में जाना चाहिए देन वी कैन मैनेज द डिजास्टर्स so there is a close relationship between disaster management and public participation disaster management is either prevention of disaster prevention of disaster is also disaster management or making the arrangement to face it or at least achieve the ability to face it मैंने आपको बताया this is the definition जो मैंने discuss किया is either prevention of disaster or making arrangement to face it or at least achieve the ability to face it is called disaster management. You understanding what I'm saying? समझ में आ रहा है आप लोग को मैंने बताया बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें disaster is a very fast process in fact it is an accident what shall we do in such cases okay question दिया question है disaster is a very fast process अचानक आता समझ में नहीं आता है in fact it is an accident what shall we do in such situation and how we can protect ourselves our belongings as well as our animals हम क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस में और कैसे अपने आप को और अपने एनिमल्स को बचा सकते हैं अगेन बहुत ध्यान से सुना ओके डिजास्टर्स आर अनप्रेडिक्टेबल बट लॉसेस कैन बी अनप्रेडिक्टेबल उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आज बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ बट लॉसेस कैन बी मिनिमाइज इन अ प्लान मैनर अगेन आई एम रिपीटिंग फर्स्ट पॉइंट डिजास्टर्स आर अनप्रेडिक्टेबल but losses can be minimized in a planned manner. Second, being aware of precautionary measures of any disaster. Being aware of precautionary क्या करना है हम लोगों को? Being aware of precautionary measures of any disaster and taking on needed actions during actual disaster situation is important. हमको पहले से अवेयर रहना है कि क्या precautionary measures we should follow for the disasters. Being aware of precautionary measures of any disaster and taking on needed actions during actual disaster situation is important. Also, man-made disasters can be avoided. और man-made disaster है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं मैंने पहले बोला नेचुरल डिजास्टर अवॉइड बट man-made disaster अवॉइड कर सकते हैं कंप्लीट अवॉइड कर सकते हैं helping each other in disaster situation is our ethical responsibility
डिजास्टर में एक दूसरे को हेल्प करना, एथिकल। आपने देखा बहुत लोग हैं जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने देखा अभी आज मैंने आर्टिकल पढ़ा, कुछ ट्रांसजेंडर लोग हैं, आई थिंक दिल्ली में है, ट्रांसजेंडर, जिन्होंने अपने गोल्ड को उन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। कि किसके लिए, पीपल्स को फीड करने के लिए। एंड एवरीडे 1000 पीपल को लोग फीड कर रहे, अपने गोल्ड को उन्होंने बेच दिया, सेल कर दिया। ट्रांसजेंडर पीपल, वाई? टू फीड 1000 पीपल एवरी डे। देयर आर सम गुरुद्वारास इन दिल्ली जो 1 लाख पीपल को एवरीडे खाना खिला रहे। कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। तो ट्रांसजेंडर को जिन लोगों को खिला रहे उससे क्या मतलब है, बट वो ट्रांसजेंडर लोगों ने अपने गोल्ड को भी क्या कर दिया, सेल कर दिया। उन लोगों को पैसे खत्म हो गए, उन्होंने गोल्ड को सेल कर दिया। कितना बड़ा बात है, कितना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को हम लोग। और हम लोग, कितने लोग तो ऐसे पैसे होने के बावजूद भी दे नॉट रेडी टू हेल्प। प्लीज ट्राई टू हेल्प, करना चाहिए हमको। Helping each other in disaster situation is our हमारा ethical responsibility, moral responsibility। हम बच नहीं सकते। हमें नहीं सोचते कि हमें नहीं हुआ दूसरे को हुआ तो हम क्यों करें। ये मैंने पहले भी बताया था, बाजू में बिल्डिंग कर गई तो खिड़की से फोटो नहीं लेना है, जाके हेल्प करना। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवरसेल्फ। हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? स्टे इन्फॉर्म, मतलब ट्यून इन टू लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज में इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली लेते रहो कि क्या चल रहा है हमारे आजू बाजू एरियाज में। ट्यून इन टू लोकल अथॉरिटीज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट इवैक्यूएशन एंड सेफ्टी टिप्स। कैसे इवैक्यूएट करना है, सेफ्टी टिप्स क्या है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको लोकल अथॉरिटी से लेना है। स्टे ऑलवेज इन्फॉर्म, जिससे हम अपने आप को, अपने एनिमल्स को सेव कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं अपने आप को सेव करने के लिए? हैव अ प्लान फॉर इवैक्यूएशन। पहले से ही इवैक्यूएशन का प्लान बना लो। बिल्डिंग में अगर फायर लगेगा तो मैं क्या करूंगा, फ्लड आ गया मेरी बिल्डिंग सोसाइटी में, एरियाज में, तो मैं क्या करूंगा? कीप इमरजेंसी किट्स ऑन हैंड। अपने घर पे हमेशा इमरजेंसी किट्स रेडी रखो। अवॉइड अननेसेसरी रिस्क, कोई भी अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। एंड गो टू द सेफेस्ट एरिया इन योर होम। प्रॉब्लम हो गया तो अपने सेफेस्ट एरिया होम पे मूव करने की कोशिश करो। अगर स्मॉल स्टेप हम फॉलो करें तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने बिलोंगिंग को, अपने एनिमल्स को। मैंने दोनों आंसर्स दिया है। पहले जो आंसर मैंने बताया, व्हाट शैल वी डू इन सच सिचुएशन, एंड दूसरा मैंने आंसर बताया, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड बिलोंगिंग्स एंड एनिमल्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत ध्यान से सुनना है। डिजास्टर्स आर अनप्रेडिक्टेबल but losses can be minimized in a planned manner. Being aware of precautionary measures of any disaster and taking a needed action during the actual disaster situation is important. Also, man-made disasters can be avoided. Helping each other in disaster situation in your ethical is our ethical responsibility. This is what we can do in a disaster. दूसरा है how to protect yourself, तो stay informed। अपने आप सारा इन्फॉर्मेशन रखो, बाय लोकल अथॉरिटी से सारा इन्फॉर्मेशन लेकर रखो कि इवैक्यूएशन कैसे करना है, सेफ्टी टिप्स क्या फॉलो करना है। तो स्टे ट्यून। दूसरा है हैव अ प्लान फॉर इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन के लिए पहले से प्लान बना के रखो। कीप इमरजेंसी किट्स ऑन योर हैंड्स, इमरजेंसी किट्स बॉक्स रेडी रखना है। अवॉइड अननेसेसरी रिस्क एंड गो टू द सेफेस्ट एरिया। ओके, अभी जरूरत पड़ा इन योर होम, सेफेस्ट एरिया इन योर होम। If you are following these, ऐसे आप अपने अपने belongings को safeguard कर सकते हो। What is the last point they given? In case of disaster management, there should be an attempt to minimize the loss. अगर disaster आ गया तो try to minimize the loss, को कम करने की कोशिश करो। Disasters are never planned, but a losses due to it can be prevented in a plan. Disaster कोई plan नहीं है, तो plan से नहीं है, unplanned कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हम लॉसेस को कम कर सकते हैं बाय ए प्रॉपर प्लान मैनर। एंड दैट प्लानिंग जो हम करते हैं इज एक्चुअली डिजास्टर मैनेजमेंट। जो प्लान है उसको हम लोग जो एग्जीक्यूट करते हैं इज अगेन अ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो क्या डिजास्टर मैनेजमेंट करना चाहिए हम लोग को? यस, फॉलो करना चाहिए। जिससे हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या होगा, द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर एंड द लॉस ऑफ डिजास्टर को हम कम कर सकते हैं। वेदर यू अंडरस्टूड बेटा? लास्ट 50 अभी मैं खत्म कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन मोटिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन लाइफ सफर्ड ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द कैलेमिटी एंड रिलीज ऑफ द पीपल। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो लोग मर गए हैं
उनकी बॉडी को डिस्पोज करना एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आपको मालूम होगा कोविड-19 में जो पेशेंट्स मिल रहे हैं वो फैमिली मेंबर्स को हैंड ओवर नहीं कर रहे, पेशेंट जिनका डेथ हो गया कोविड-19 से, जो पेशेंट जिनका डेथ हो जा रहा है उनको दे आर नॉट हैंडलिंग, वो खुद अथॉरिटीज क्या कर रही है, उनकी बॉडी को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर रही है। बिकॉज अगर लोकल पीपल को दे दे, फैमिली में को दे, तो चांसेस है उनकी बॉडी से भी इन्फेक्शन क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। समझ में आ रहा व्हाट आई एम सेइंग? Disposal of human life suffered by human being during the calamity and release of the people, and people को release करना is a part of objective, is the main motive. Supply of essential commodities of the people, essential commodity मतलब food। आप देख रहे हो ट्रांसपोर्ट, इतने लॉकडाउन के बाद allowing the trucks to go, है ना? क्यों? क्योंकि वो ट्रक्स के अंदर एसेंशियल कमोडिटी मेडिसिन है, फूड है, इसके बिना लोग जी नहीं पाएंगे। तो सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ पीपल टू रिड्यूस द इफेक्ट, जिससे डिजास्टर के इफेक्ट को हम कम कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत लोग तो अलग अलग बीमारी से मर जाएंगे, मेडिसिन नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो हंगर से मर जाएंगे। द रिस्टोर द ह्यूमन लाइफ इन द रीजन ऑफ क्रिएटिंग रिकॉन्सिलेशन, मतलब रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंड रिलेशन, लोग के अंदर फ्रेंड रिलेशन बनाना, उनको रिकॉन्सिलेट करना इन अ डिजास्टर। लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनके साथ बात करना, उनके स्ट्रेस को दूर करना, इज कॉल्ड रिकॉन्सिलेशन। So the restore the human life in the region by creating reconciliation disaster। habitant destroy हो गया, उनको वापस बसाना, लोगों को बसाना। rehabilitate disaster victims, जो victims disaster से affect हो गए थे, जिनका habitat destroy हो गया था, उनको rehabilitate करना is also the main objectives of disaster management। and considering the protective measures in disaster, such disaster will not reach in future, and stop take carry to reduce their and step take to carry the day। ऐसा कुछ करो जिससे वो फ्यूचर में डिजास्टर ना आए, एंड टेक अ सर्टेन स्टेप और टेक अ केयर जिससे उसके इंटेंसिटी को हम कम कर सकते। दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव्स है ह्यूमन लाइफ की बॉडी को डिस्पोज करना, पीपल को रिलीज करना, एसेंशियल कमोडिटीज का सप्लाई करना, रिस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ को रिकॉन्सिलेट करना, लोगों को रिहेबिलिटेट करना, एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉलो करना, जिससे फ्यूचर में वापस डिजास्टर हमें फेस ना करना पड़े, और फेस भी करें तो उसका इंटेंसिटी हम कम कर सकते। इज द मेन रीजन फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। आई थिंक टुडे वी हैव फिनिश्ड 2 पेजेस। आज ज़्यादा किया हमने, ओके तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगेन मैंने सारा चीज़ें 2-2 बार रिपीट किया, हर एक आंसर्स, हर एक पैराग्राफ 2-2 बार मैंने रिपीट किया है आप लोग को समझने के लिए। आई थिंक ए वीक के अंदर हम लोग ये चैप्टर्स भी खत्म कर देंगे, तो विल फिनिश द 3 चैप्टर्स, फिर वी स्टार्ट द 4th। और 4th क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, कौन सा हम चालू करने वाले हैं। टिल देन वर्कशीट लिखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज उसको रीड करना है। मेरे लेक्चर होने के बाद ही गिव 5 मिनट्स, तुरंत लेक्चर होने के बाद। हम क्या लेक्चर बंद हुआ मोबाइल बंद करके खेलने चले जाते हैं या कहीं और मूड में चले जाते हैं, टाइम पहले नहीं। प्लीज जैसे लेक्चर खत्म हो गया, सिट फॉर 5-10 मिनट्स, दो पेजेस मैंने सिखाया उसको अभी रीड कर लो, वो परमानेंटली आपके माइंड में स्टोर हो गया है। तो इस माई रिक्वेस्ट, प्लीज गो थ्रू करना है हर लेक्चर के बाद, जब भी लेक्चर खत्म हो रहा है 5-10 मिनट जो सर ने पढ़ाया वीडियोस में जो भी वो गो थ्रू करना है, राइट। बीच में थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन हो गया था, आई थिंक तभी बीच में हमारा कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गया, तो सॉरी फॉर दिस। तो थोड़ा इंटरनेट इश्यूज हो गया, तो सॉरी फॉर बीच में जो कनेक्टिविटी खत्म हो गया, ठीक है। एंड आई थिंक 3 वर्कशीट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मैंने शेयर किया, आज मैं वर्कशीट नंबर 4 शेयर करूंगा। आई होप एवरीबडी इज राइटिंग, ठीक है। तो प्लीज टाइम टू टाइम इसको खत्म कंप्लीट करते रहो। टिल देन टेक केयर, ओके बाय, सी यू।